हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ हो गई। अभी रिलायंस का कल रिजल्ट पब्लिश हुआ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि एग्जैक्टली रिलायंस के जो रिजल्ट है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ कि रिजल्ट को रीड करके आप क्या समझते हो। देखिए, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं ना, सबके एक बिजनेस होते हैं, वो अलग अलग को है। लेकिन जो रिलायंस है वो बहुत सारे बिजनेस का मर्ज्ड है। इसमें बहुत सारे बिजनेस है। ऑयल सेगमेंट का है, ये टेक्सटाइल सेगमेंट का है, जियो हॉटस्टार का है, एक जियो फाइनेंशियल है जिसको अलग डीमर्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे हैं। तो देखो, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिजल्ट को देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना। आप पर्टिकुलर जो रिजल्ट है उसको देख करके आप व्यू बना सकते हो। क्योंकि कोई कोई जैसे कि इसका जो रिजल्ट का सेगमेंट है बहुत अच्छा है और किसी किसी में न्यूट्रल है। ठीक है, आपको भी पता है। और रिलायंस एक लौता ऐसा कंपनी है जो निफ्टी को, इंडेक्स को, मतलब मार्केट को अपने दम पर ड्रैग करके ऊपर भी ले जा सकता है और ड्रैग करके पटक भी सकता है। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी है ये। और कहीं ना कहीं आपका एक व्यू होना चाहिए भाई। आप अगर स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए हो तो आपको हर एक बात का खबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे बिजनेस है। जियो प्लेटफॉर्म हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रिटेल हो गया, जियो स्टार हो गया, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन हो गया, ऑयल बिजनेस हो गया, न्यू एनर्जी बिजनेस हो गया। क्योंकि ये हमेशा एक दो साल में कुछ नया सेगमेंट ऐड करते रहते हैं ना। तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा व्यू देखेंगे इसके डिटेल में। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। ये देखिए क्या है, Q2 का। इसको थोड़ा सा हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें आप आओगे ऑपरेटिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने बहुत कुछ डिटेल में बताया कि भाई इस क्वार्टर में क्या हुआ। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा मार्जिन इतने से गिरा है, ऐसे बढ़ा है। बहुत कुछ मैं सबसे, मतलब अगर आपको पढ़ना है ना, इसका आप निकालो, डाउनलोड करो एनएससी के साइट से और डिटेल में पढ़ो। थोड़ा सा टाइम लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ो। इन्होंने बहुत कुछ बताया है। देखो, सबसे पहले देखो, टोटल कस्टमर एडिशन इतना मिलियन, इतना सब कुछ बताया इन्होंने। तो आप देखिए, अगर मैं इसका निकालू, देखो जियो प्लेटफॉर्म्स का क्या लिखा है, Q2 फाइनेंशियल 25, Q2 फाइनेंशियल 26 चेंजेस। अब देखो कि ग्रॉस रेवेन्यू जो पिछले साल के क्वार्टर में था वो 37 था। अभी जो Q2 एंड हुआ सितंबर मंथ 2026 का, उसमें 42,000 हुआ। क्लियर है, 15% का OIO चेंजेस आए हैं। सेम ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 15% से बढ़ी है। EBITDA भी इसका 18% से बढ़ा है। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13% से बढ़े। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, ये क्लियर बोला कि भाई Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एट इतना ग्रोथ, EBITDA। फिर बहुत डिटेल में बताया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट को देखा जाए तो इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, सारा कुछ बिजनेस मॉडल लिखा अपना, यहाँ पर आपको बताया है डिटेल में बहुत ही। देखिए, रिटेल बिजनेस है, आपको भी पता है। ट्रेंड्स हो गया, ये क्या बोलते हैं, जियो फ्रेश जो है वो है। बहुत कुछ इसमें आता है। तो उसका देखिए रेवेन्यू 76,000 है पिछले साल, इस बार 90। मतलब कि जो रिटेल बिजनेस का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो 18% से बढ़ा है। और टोटल रेवेन्यू 19% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17% से बढ़ा है। देखो, ठीक है। अब ये रिलायंस रिटेल बिजनेस हो गया। ठीक है, इसमें जो इसके आते हैं डिजिटल, रिलायंस डिजिटल है ना, जियो मार्ट वगैरह, ये सब चीजें, बहुत कुछ ऐड ऑन है इसमें। ठीक है, इसको आराम से पढ़िए। देखिए, आजियो, आजियो आपको पता है ना, जो ऑनलाइन ऐप है। देखिए, फेस्टिव बाइंग, एक्सपेंशन ऑप्शंस वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है इसमें। फिर फैशन एंड लाइफ स्टाइल। और देखिए, देखिए जियो स्टार से इसका सेगमेंट, ये सब चीजें इसमें चलते हैं, सब कुछ है। बहुत डिटेल में इन्होंने अपना बनाया है। देखिए, अब जियो स्टार से क्या क्या आया है। अब देखो, टोटल रेवेन्यू पिछले साल Q1 में आया था 96 और Q2 में आया है इतना टोटल रेवेन्यू। EBITDA इनका इतना है, इस बार का इतना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कि फिर भी इसका, क्योंकि भाई देखो कुछ चीजें कॉस्ट भी होती है।
तो समझना पड़ेगा, जियो और हॉटस्टार का भी जस्ट मर्जर हुआ है, तो जियो स्टार बन चुका है, तो उसका रेवेन्यू आपका पिछले क्वार्टर से देखा जाए, जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर था, उससे तो इसका कम हुआ है टोटल रेवेन्यू। इबिट्टा ज्यादा आया है, शायद हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे बिफोर टैक्स इतना आया है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, अब इस सेगमेंट में क्या क्या है देखिए, आपके सामने देखो ना, डिटेल में समझो। देखिए क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, रेवेन्यू 6000, और ये 2000 पिछले साल का जो रेवेन्यू था 6222, मतलब कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा कम आया, 2.6 का, 5.4 का, ये चीजें हैं। तो फिर उसके बाद दो सेगमेंट में कम आया है, 2 सेगमेंट में। और देखिए अच्छा, ये जो ऑयल टू केमिकल, जो रिलायंस का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, जो स्टार्टिंग से इन्होंने बिजनेस को फॉलो किया, वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो रेवेन्यू क्वार्टर 2 में आया था पिछले साल 1,55,000 और इस साल आया है 1,60,000, मतलब कि जो इनका कोर मेन बिजनेस है ऑयल बिजनेस, 3.2% से इसका रेवेन्यू बढ़ा है ना। इबिट्टा 20% से बढ़ा है, इबिट्टा मार्जिन 1.30, मतलब इतना परसेंट से उसका बेसिस पॉइंट से बढ़ा है इबिट्टा मार्जिन। और इन्होंने साफ सब कुछ बोला है कि वॉल्यूम 34% एंड एमएस अप 32%, बहुत कुछ इसमें बोला है उन्होंने। कैप्चर हायर फ्यूल मार्जिन 8%, इंक्रीज इन फ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि भाई बीच में ना ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो चुके थे, तो उसकी वजह से भी इसका इम्पैक्ट हो सकता होगा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। देखो जीओबीपी इसका ये है, तो अगर आपको ये सब चीजें डिटेल में पढ़ोगे ना थोड़ा टाइम लेकर के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब इनके है। देखो एनर्जी सेक्टर, न्यू एनर्जी सेक्टर से इनका ये मॉड्यूल है, जैसे कि सोलर बना रहे हैं, वाटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स, फिर उसके बाद इनका ये प्रोजेक्ट है। थैंक यू। अब देखिए मेन, अब हम चलते हैं किस पे, जो आपको इसका रिलायंस का जो मेन इसका रिजल्ट है। अब देखिए यहां पर फोकस करिए, अगर मैं इसको जो यहां पर है देखिए 30 जून 2025, इसका जो इनकम में सेल्स एंड सर्विस का रेवेन्यू है वो 2,83,000 है ना। जो क्वार्टर जून का क्वार्टर था, जो फर्स्ट क्वार्टर, उसमें 273 था, और पिछले साल का 258 था, ठीक है। अब इससे मोटा मोटी करो तो पिछले साल का जो क्वार्टर है उससे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू है, और जो जून एंडिंग का क्वार्टर था फर्स्ट क्वार्टर, उससे भी बहुत अच्छा इस बार का रेवेन्यू आया। अब इस रेवेन्यू में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया, सेगमेंट है, जियो का है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस का है, न्यू एनर्जी बिजनेस का है, फिर उसके बाद रिटेल बिजनेस का है, जियो मार्ट वगैरह, बहुत कुछ का है। तो ओवरऑल अगर रेवेन्यू देखा जाए इन टोटल सेगमेंट को मिला करके, तो रेवेन्यू बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, ठीक है। अब उसमें से देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आए हैं कितना, 258, ठीक है। अब इसमें से आप देखो एक चीज मिलाओ, ये जो आपका जीएसटी रिकवर है ऑलमोस्ट बराबर है, पिछले साल भी 22 था, जून में भी 24 था, और अभी 24। तो अगर 258 को कंपेयर करोगे तो भी बहुत बढ़िया है। आप देखो पिछले साल 248 था, उसके पिछले साल 235 था, तो अभी 258 है, मतलब इन मोटा मोटी देखा जाए तो अभी तक का जो भी रेवेन्यू है बहुत बढ़िया है रिलायंस का। अदर इनकम 4,000 है, पिछले क्वार्टर में 15,000 था, हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा हो इनकम, और ये फिर ठीक है, स्टिल इसका रेवेन्यू पिछले और उसके पिछले साल से अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बहुत सारे कॉस्ट भी बढ़े हैं। कॉस्ट में अगर देखोगे तो टोटल कॉस्ट कितना गया है, टोटल कॉस्ट गया 234, ओके, 215 पिछले साल था, 226 पिछले क्वार्टर में था। देखो अगर रेवेन्यू बढ़ा है, इन्होंने अपना कॉस्ट भी बढ़ाया, और इनका जो कॉस्ट है आप देखोगे परचेज स्टॉक इन ट्रेड है,
ये है एक्साइज ड्यूटी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब कॉस्ट, मतलब कि नॉर्मल सारे कॉस्ट ओवरऑल उतने, क्योंकि 37, 40, 14, 13 ये है, क्योंकि ये हमेशा अपने सेगमेंट को ना एक्सपेंड करते रहते, बढ़ाते रहते, अपना जो कवरेज है उसको और बढ़ाते रहते। तो ये जो कॉस्ट है ना पिछले क्वार्टर, पिछले साल से ठीक ठाक है, कोई इतना कॉस्ट भी नहीं, इतना कॉस्ट जेन्यून है। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट को नेट कर दिया जाए तो देखो 29 इसका है और 37 पिछले क्वार्टर का था, 25। तो स्टिल आप देखोगे पिछले साल का जो रेवेन्यू था उससे तो इस बार का अच्छा है, टोटल प्रॉफिट अच्छा है ना। हाँ, क्वार्टर वाइज इसको देखोगे तो 26 और यहाँ पे 234 है, थोड़ा कम है इससे, लेकिन बट स्टिल ओके ओके। 10 लाख मतलब कोई 10,000 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ओके ओके यहाँ तक। अब इस चीज को ना आप एक्सपेंसेस, डेफर टैक्स वगैरह करके देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट ड्यूरिंग द पीरियड होता है, अब देखिए कि पिछले साल 30,000 करोड़ था, उसके 19 था, अभी 22 है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो भाई 30,000 करोड़ में से जो इनका ये था, ये देखो अदर इनकम देख रहे हो ना, इसमें से 10,000 का फर्क पड़ा है, ये अदर इनकम का। बाकी का जो अभी का इसका अदर इनकम है, पिछले साल का अदर इनकम है, उस दोनों को कंपेयर करोगे तो स्टिल ओके है, स्टिल ओके है। मैं एग्री कर रही हूँ कि इसका रिजल्ट अभी तक मुझे बिल्कुल सही लगा। अब थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ओनर ऑफ द कंपनी, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद इसका ईपीएस कितना है देखिए, देखो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में इसका ईपीएस 12.24 था, और अभी जो जून की बीता उसमें मान लो 20 रुपीज और अभी 13 रुपीज। ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो पिछले साल का क्वार्टर है ना, इसमें इनका अदर इनकम 10,000 रुपये ज्यादा था। यहाँ पे देखिए 15 है ना, इससे फर्क पड़ा है। अदर इनकम 10,000 करोड़ कहीं और इनकम आया होगा, उसकी वजह से पड़ा है। अदरवाइज पिछले साल का क्वार्टर, इस साल का क्वार्टर अदर इनकम से हटा दिया जाए तो ऑन एवरेज रिजल्ट के हिसाब से अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि इतने सारे सेगमेंट को इन्होंने मर्ज किया हुआ है, तो एक में अच्छा प्रॉफिट और एक में थोड़ा नुकसान, तो कंपनसेट होकर के मोटा मोटी ठीक है, ये चीजें हैं। तो भाई देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलायंस के रिजल्ट ओके हैं, बेटर देन कह सकते हो कि प्रीवियस क्वार्टर है, बट स्टिल अगर आपका व्यू मार्केट में रिजल्ट को लेकर के रहता ना, तो ये मत भूलिए, रिजल्ट हमारा व्यू होता है, हम जिस तरीके से रिजल्ट को पढ़ते, जो हमें समझ में आता है, लेकिन मार्केट उस रिजल्ट को पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव लेगा, मार्केट पे छोड़ दी, मार्केट पे छोड़ दी। क्योंकि देखो रिजल्ट आपको एक्सिस बैंक के भी अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टिल वो 4% ऊपर था, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से है ना। अब देखो कल क्या हुआ, विप्रो और इन्फी का रिजल्ट आया। इन्फी का जो रिजल्ट है वो अच्छा था, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसको निगेटिव लिया, 2% नीचे गिरा, और विप्रो तो सीधे 5% नीचे गिरा, क्योंकि वो आईटी सेक्टर का है। कुछ ना कुछ जो है आपके सेक्टर से भी इंपैक्ट पड़ते कि भाई आईटी सेक्टर का है तो कुछ इशू निकल जाएगा, कुछ भी चीज होगा, लेकिन आपका व्यू अपने रिजल्ट के एनालिसिस पे होनी चाहिए, अपने तरीके पे होनी चाहिए। चलिए अब चार्ट्स को मैं आपके सामने देखती हूँ। देखो मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगी, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए रिजल्ट कल शाम को आए, ये मार्केट को पता था कि शाम को आना, लेकिन स्टिल जब से ये आपका यहां से निकला, मतलब परसों रोज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये अपने जो एक रेजिस्टेंस था, यहां था ना रेजिस्टेंस, देखिए 1300 1400, ये जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में, लेकिन फिर भी कल मार्केट 1.5% ऊपर गया, और जिस लेवल पे खड़ा है आप देखो पूरे टाइम का ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये लास्ट के 3 महीने से ये रेजिस्टेंस पे खड़ा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक उसी जगह पे इसका कल हाई बनाया। कल हाई से थोड़ा सा मार्केट नीचे भी गया 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये देखो, आप देखो कल ऊपर गया ना, और फिर यहां से थोड़ा सा नीचे आया, देखिए ये ऊपर जा करके यहां पर एक हाई बनाया, और यहां से नीचे आया, और यहां पर सपोर्ट लेकर के फिर से डे हाई के पास क्लोजिंग। अब रिजल्ट आने से पहले ही रिलायंस का शेयर कम से कम 4% चल चुका है, लास्ट के 2 दिनों में चल चुका है ना।
अब डिपेंड करता है कि मंडे के दिन मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि जो 1422 का लेवल है वो मल्टीपल टाइम का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इस रिजल्ट को पॉजिटिव लिया, हम दोनों एक्सपेक्ट मान के चलते और 1420 के ऊपर टिकने लगा, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चलते जाएगा और मेरा टारगेट होगा 1400 यहां तक 40-42 तक, फर्स्ट टारगेट। अगर मार्केट ने इसको रिजल्ट को निगेटिव लिया, सिचुएशन नंबर ये 1 था, पॉजिटिव लेगा तो पॉजिटिव, और ये सिचुएशन नंबर 2 है जो मार्केट इसको अगर निगेटिव लेगा तो। अगर मार्केट इसको निगेटिव लिया और यहां पर ये 1410 को ब्रेक कर दिया, ध्यान रखिएगा इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर से ये 1380 के पास मेरा टारगेट ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, हम अपना सिर्फ एक सिचुएशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट इसको पॉजिटिव भी ले सकता है, निगेटिव भी ले सकता है। फर्क इतना पड़ना चाहिए कि आप क्या कर, आपने किस तरीके से तैयारी की है, कि मार्केट अगर पॉजिटिव लेगा तो आपका क्या तैयारी है, क्या प्लान है, अगर मार्केट इसको निगेटिव लेगा तो आपका क्या प्लान है, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है कि मार्केट में जो रिजल्ट मैंने रीड किया वो मुझे जेन्युइन लगे, सही लगे, तब कह सकते हैं कि पॉजिटिव था। तोड़फोड़ बहुत वाव वाला नहीं था, बट स्टिल ओके था, अच्छा था, पॉजिटिव हम इस चीज को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि मंडे का मार्केट का रिएक्शन क्या, उसके बाद ही हम कोई स्विंग इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे और हैप्पी दिवाली। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना।